हेलो बच्चों, आवाज आ रही है सबको मेरी? आवाज आ रही है सबको बच्चों मेरी? वेरी गुड। बच्चों, सब अच्छे होंगे, अपने अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सब ने टेस्ट भी दिया होगा और अच्छा से सॉल्व भी किया होगा। और अच्छे से जब उसको सॉल्व किया होगा तो जो हमने पढ़ा था क्लास में या अच्छे से उसको रिवाइज आपने किया होगा, तो अच्छे से आपके मार्क्स भी उसमें अच्छे आए होंगे। उसका वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। वीडियो सॉल्यूशन उसको आपका मिल जाएगा। बट बच्चों, अभी सबको आवाज आ रही है सबकी मेरी? वेरी गुड बच्चों। तो आई होप सब अच्छे से होंगे। और हम जो पढ़ेंगे बच्चों, आज हम अभी बस जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बच्चों, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, उसी का हम थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बच्चों ट्वेल्थ के चैप्टर्स। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ट्वेल्थ के चैप्टर्स। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिर केमिकल काइनेटिक्स। लेकिन पहले जो हमने पढ़ा था बच्चों, जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, उसके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे बच्चों। अब यहां पर न्यूमेरिकल्स हम यहां पर देखेंगे बच्चों, देख लीजिए। सॉल्यूशंस हम केमिकल काइनेटिक्स के बाद स्टार्ट करेंगे। और जो वीडियो सॉल्यूशन है टेस्ट का पेपर का, वो हम उसके बाद आपको मिल जाएगा, या आज अपलोड हो जाएगा, नहीं तो कल 100% अपलोड हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, उसको मैं एक बार आपको और बोल देता हूं बच्चों कि केमिकल लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हमने यूज कब करना होता है। तो हमने पढ़ा था बच्चों कि अगर क्वेश्चन में एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन लिखा हो, ये बच्चों मैं वापस बोल रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन लिखा हो, या हो रेडॉक्स रिएक्शन, कोई रेडॉक्स रिएक्शन, या कोई एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अननोन हो, एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अननोन हो, मतलब उसका फॉर्मूला हमें ना पता हो, तो हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यूज करेंगे। और बच्चों, हमने पढ़ा है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जो है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जो है हमने बोला था, उसके अकॉर्डिंग जो भी रिएक्टेंट होते हैं या जो प्रोडक्ट होते हैं, उनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमेशा बराबर रिएक्शन करते हैं और उतना ही प्रोडक्ट के प्रोड्यूस होते हैं। तो बच्चों, इसी में हम पहला क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अभी ये जो हमने लास्ट क्लास में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ा था, उसको हम यूज करेंगे। तो बच्चों, आप देख सकते हैं, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 0.3 m H2SO4 solution is neutralized by 600 milliliter of 0.2 m बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। मतलब बच्चों, हमें H2SO4 जो हमें सबको पता है एसिड होता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है। तो बच्चों, हमें पता है H2SO4 एसिड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड बेस है। और बच्चों, हमने बोला था और एसिड बेस को न्यूट्रल करता है, एसिड बेस को न्यूट्रल करता है। तो हमने बोला था बच्चों कि जब भी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन हो, तो उसको हम करेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से। और आप देख सकते हैं बच्चों, दोनों एसिड और बेस के हमें ओनली करने होते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल। तो H2SO4 के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। यही हम करेंगे बच्चों। और आप यहां देख सकते हैं, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे डाटा के अकॉर्डिंग। अगर नॉर्मेलिटी वॉल्यूम हो तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर करते हैं, लेकिन अगर मास हो तो W/E करते हैं, या अगर मोल गिवन हो क्वेश्चन में उनके तो मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर करते हैं। और बच्चों, आप यहां देखेंगे हमें गिवन है मोलैरिटी ऑफ एसिड और वॉल्यूम। तो यहां बच्चों हम H2SO4 के लिए कर सकते हैं N1V1 इक्वल्स टू N2V2, और ये N इंटू V बच्चों इनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हैं। और
इक्विवेलेंट्स ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हैं। तो बच्चों यहां पर लेकिन आप देखेंगे हमें नॉर्मेलिटी रखनी होती है और हमें क्वेश्चन में गिवन है मोलैरिटी, तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर से पहले हमें नॉर्मेलिटी में बदलना पड़ेगा H2SO4 को। और बच्चों H2SO4 हमने पढ़ा था वैलेंसी फैक्टर लास्ट क्लास में, एसिड का होता है बेसिसिटी मतलब रिप्लेसेबल H प्लस आयंस। और आप यहां देख सकते हैं H2SO4 की मोलैरिटी 0.3, H2SO4 में 2H प्लस आयन है रिप्लेसेबल, तो नॉर्मेलिटी इसकी हो गई बच्चों 0.3 इंटू 2 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें लाना है उसका इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी बेरियम हाइड्रोक्साइड की उसका मोलैरिटी 0.2 है। अच्छा उसमें बेस के लिए वैलेंसी फैक्टर हमने पढ़ा था उसकी एसिडिटी मतलब रिप्लेसेबल OH आयन, और आप देख सकते हैं इसमें 2 OH आयन है, तो 0.2 इंटू 2 वॉल्यूम इसका 600 मिलीलीटर है। सॉल्व करेंगे बच्चों तो इससे वैल्यू आ जाएगी 400 मिलीलीटर। तो बच्चों ये क्लियर है सबको ये। तो क्वेश्चन में यहां पर हमें बोला था एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, तो 400 मिलीलीटर या 0.4 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब कुछ बच्चों ने अभी सिली मिस्टेक कर ली, उन्होंने मोलैरिटी को ही यूज कर लिया जबकि यूज करना था नॉर्मेलिटी को, तो क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स N इंटू V लीटर होता है। तो बच्चों ये क्लियर सबको, वेरी गुड बच्चों, बहुत सारों का सही है, वेरी गुड, इसी तरह से करते रहिए बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूं, लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये डिसाइड करेगा क्वेश्चन। अच्छा बच्चों यहां पर एक चीज ध्यान से देखिएगा, ये ध्यान से क्लियर रखिएगा बच्चों माइंड में, कि हमने बोला था वॉल्यूम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जब नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम करते हैं तो ये लीटर में रखना होता है, लेकिन हमने लीटर में चेंज नहीं करा वॉल्यूम को। क्यों नहीं करा? क्योंकि बच्चों दोनों तरफ मिलीलीटर है, अगर अपॉन 1000 में दोनों तरफ कर भी दूंगा तो वो 1000 कट जाएगा, इसलिए हमने चेंज नहीं किया। अब बच्चों ये क्लियर है सबको ये। अब मैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूं बच्चों, ये अब आप बताइए, जैसे हमने अभी मैंने आपको जो चीजें बोली वो पहले वाले क्वेश्चन में, वो अब हम यूज करेंगे बच्चों ये। हाँ बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बोला है 0.126 ग्राम ऑफ एन एसिड is completely neutralized by 20 मिलीलीटर 0.1 NaOH, और NaOH फिर से बेस। और बच्चों आप देख सकते हो एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, और मैंने बोला बच्चों जब भी एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन मिल जाए आपको बस लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यूज करना है, और इसमें आपसे पूछा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। तो बच्चों एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन है तो दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमें इक्वल कर देने हैं बस। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। अब बच्चों यहां पर आप देखिए दोनों एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, बच्चों यहां पर ये चीज क्लियर सबको। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स लाने के लिए आप देखिए बच्चों एसिड का हमें मास दिया है, और हमने पढ़ा है बच्चों अभी पहले नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मास से लाना है तो W/E करते हैं, W/E करते हैं, और W/E करूंगा तो एसिड का मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू, लेकिन बच्चों इसकी नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दिया है तो N इंटू V लीटर। बट बच्चों अब के ध्यान रखिएगा इस पहले वाले क्वेश्चन में दोनों एसिड बेस के वॉल्यूम थे, इसलिए हमने लीटर में वॉल्यूम को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहां पर देखिए बच्चों एक का मास है एक का वॉल्यूम है, तो अब मुझे लीटर में रखना पड़ेगा। अब रखने के लिए बच्चों एसिड का मास पता है 0.126 ग्राम, ई हमें लाना है, नॉर्मेलिटी खुद ने दे दी बच्चों 0.1, लेकिन वॉल्यूम को लीटर में बदलना पड़ेगा जो पहले वाले क्वेश्चन में नहीं बदला था, और यहां से बच्चों आंसर आ गया 63 ग्राम इक्विवेलेंट वेट। और बच्चों इसमें आप देखिए अभी मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बोला था कि अगर एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो या एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अननोन हो तो भी लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यूज करेंगे। वेरी गुड बच्चों सबका सही है, एक दो को छोड़कर बस।
बच्चों अब यहां देख सकते हैं एसिड अननोन है, तो हम इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखकर वैसे भी नहीं कर सकते। ये सबका आ गया बच्चों, सबको क्लियर है? वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, बहुत मजा आता है हमें भी और आपको भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं बच्चों। बस मैं डाटाज में ये रिप्रेजेंटेशन में जो जो चेंजेस कर सकता हूं वो मैं आपको बताता जा रहा हूं यहां पर। और अब आप देख सकते हैं बच्चों, यहां पर हमसे बोला है फिर से KOH का मास कैलकुलेट करें रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 4.9 ग्राम H2SO4। और बच्चों KOH हमें पता है बेस होता है, H2SO4 एसिड होता है, और दोनों एक दूसरे को कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। मतलब बताइए यहां पर फिर से बच्चों दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ही बराबर कर दे, तो KOH का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 हम कर देंगे बच्चों। लेकिन बच्चों अब यहां पर देखिए, एक का मास गिवन है, दूसरे का मास लाना है, तो यहां पर KOH का मास W1 अपॉन E1 इक्वल्स टू H2SO4 का मास W2 अपॉन उसका इक्विवेलेंट वेट E2। लेकिन बच्चों ये जो इक्विवेलेंट वेट है ये हमें ही लाना पड़ेगा, और हमने पढ़ा है इक्विवेलेंट वेट जो होता है किसी का भी जनरल फॉर्मूला, अगर वो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर, और ये जो E है ये हमें दोनों में रखना पड़ेगा बच्चों यहां पर। और W1 KOH का लाना है, अच्छा E1 KOH का मॉलिक्यूलर वेट, और बच्चों हमें सबको पता KOH में पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो ये मॉलिक्यूलर वेट इसका हो गया 56। लेकिन वैलेंसी फैक्टर रिप्लेसेबल OH आयन इसमें एक ही है, तो 56/1 ही इसका इक्विवेलेंट वेट। फ्रैक्शनल ही रख दो बच्चों, क्योंकि हमसे E नहीं पूछा उसने। W2 4.9। अच्छा बच्चों H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट लाओगे तो दोनों हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, चारों ऑक्सीजन का 4 × 16 64, तो मॉलिक्यूलर वेट 98। बट बच्चों ये एसिड है जिसका वैलेंसी फैक्टर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, तो 2। सॉल्व करोगे बच्चों कैलकुलेशन सिंपल सी, तो आंसर 5.6 ग्राम KOH आंसर हो जाएगा बच्चों। वेरी गुड बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लग रहा है। आज जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो बच्चों वैसे ही पढ़ाई करते रहिए। 100% हम जो आगे वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे मेन हमारे, वो बहुत अच्छे से होने वाले। इसी तरह से बस पढ़ाई कर ले। कुछ का अभी भी रॉन्ग आया बेटा, समीर 2.8 नहीं आएगा यहां पर बच्चों, ये क्लियर है सबको ये। अब बच्चों इन तीनों क्वेश्चंस में आप देखेंगे हर बार हमें क्वेश्चन में एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन बोला। अब मैं लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए बच्चों। आमिर बेटा मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर से भी कर सकते हो, मोल लाकर मास से, लेकिन डायरेक्ट ही ले आओ क्योंकि इसने ई पूछा है। अब यहां पर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो अभी तक हमने किया उससे थोड़ा सा अलग है। इसमें लैंग्वेज पढ़िए बच्चों। हमें लिखा है 6 ग्राम ऑफ अ मेटल इज प्लेस्ड इन एन एसिड सॉल्यूशन। बच्चों अब एसिड डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है रिएक्शन में, उसमें हमने बोला है मेटल को एसिड सॉल्यूशन में रखा तो 5.6 लीटर हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी लिबरेट होती है। तो फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। अब बच्चों यहां पर आप ध्यान से देखिएगा ये कि मेटल जो है वो अननोन है, उसका हमें मॉलिक्यूलर एटॉमिक इक्विवेलेंट वेट पूछा है। बच्चों ये मेटल जो है इसका इक्विवेलेंट वेट लाना है, लेकिन मेटल अननोन है। अब बच्चों मैं आपसे इसमें बोलूं कि यहां पर रिएक्टेंट कौन है इस रिएक्शन में, तो बच्चों देखेंगे आप मेटल को एसिड सॉल्यूशन में मिलाया, मतलब एसिड का सॉल्यूशन था उसमें मेटल को मिलाया, मतलब बच्चों मेटल और एसिड रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। मतलब बच्चों इसकी मैं अनबैलेंस्ड रफ इक्वेशन लिखूं, अनबैलेंस्ड रफ इक्वेशन, तो मेटल ने
एसिड से रिएक्शन की तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और साथ में कुछ और प्रोडक्ट बनेगा, बट हमें बच्चों उससे मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखेंगे बच्चों, मेटल का हमें लाना है वो अननोन है, दूसरा हाइड्रोजन गैस नोन है जिसका डाटा दिया है हमें 5.6 लीटर। और बच्चों हमने पढ़ा है कि जब भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अननोन हो तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यूज करना। लेकिन बच्चों यहां ध्यान रखिएगा, जब भी लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यूज करो अननोन में तो एक अननोन होना चाहिए सब्सटेंस, दूसरा नोन सब्सटेंस के डाटा होने चाहिए। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, वापस बोल रहा हूं, एक अननोन सब्सटेंस का डाटा होना चाहिए, दूसरा नोन सब्सटेंस का डाटा। और लिबरेटेड मतलब बच्चों रिलीज होती है गैस, लिबरेट होती है, इवॉल्व होती है, मतलब वो मुक्त होती है। तो यहां पर बच्चों मेटल जो है धातु, उसका 6 ग्राम हमें गिवन है, हाइड्रोजन गैस का 5.6 लीटर गिवन है एट एसटीपी। बच्चों ये गैस है, तो बच्चों यहां पर मेटल जितना रिएक्शन करेगी उतना ही इक्विवेलेंट्स हाइड्रोजन गैस के प्रोड्यूस होंगे, मिलेंगे हमें। अब बच्चों यहां पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मतलब तुल्यांकों की संख्या धातु के और हाइड्रोजन गैस के बराबर होगी। तो बच्चों यहां पर अब मेटल का हमें मास पता है बच्चों, बट इसका फॉर्मूला क्या है, नेम क्या है वो नहीं पता, लेकिन मास पता है। तो बच्चों मेटल के लिए क्या करेंगे हम, W/E। लेकिन इधर आप देखिए बच्चों वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम से तो एट एसटीपी मोल कॉन्सेप्ट से मोल ला सकते हैं। तो बच्चों यहां नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या लिखेंगे, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब हमें 6 ग्राम पता है अपॉन E इक्वल्स टू बच्चों मोल लाने के लिए वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर कर देंगे इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2 करोगे। और हमने पढ़ा था बच्चों लास्ट क्लास में, मैं फिर बोल रहा हूं, बोला था आपको हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, Cl2 ये एलिमेंट हैं और इनका वैलेंसी फैक्टर इनकी टोटल वैलेंसी होती है। और H2 का वैलेंसी फैक्टर 2, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम की वैलेंसी 1, तो H2 का वैलेंसी फैक्टर 2। तो यहां मैं 2 पुट कर दूंगा, इसका वैलेंसी फैक्टर और सॉल्व करूंगा तो बच्चों वैल्यू आ जाएगी 12 ग्राम। वेरी गुड बच्चों, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये सही है। तो बच्चों ये क्लियर है सबको बच्चों, ये 24 नहीं आएगा श्रेया बेटा, रोहित बेटा 24 नहीं आएगा, 12 ग्राम आएगा, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर हाइड्रोजन का 2 होता है, क्योंकि ये एलिमेंट है। सब हमने लिखवाए थे लास्ट क्लास में अलग अलग स्पीशीज का वैलेंसी फैक्टर। तो बच्चों ये क्लियर है। अब इन्हीं क्वेश्चंस में मैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी आपको कोई रिएक्टेंट या मेटल अननोन हो तो रफ इक्वेशन लिख लीजिएगा, जिससे पता चल जाएगा कौन रिएक्टेंट है कौन प्रोडक्ट है। रफ इक्वेशन लिख लीजिएगा बच्चों बस। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब यहां बच्चों में पढ़िए क्या लिखा है, मेटल क्लोराइड, मतलब ये मेटल क्लोराइड कंपाउंड दिया है जिसमें 70% मेटल बाय मास इज गिवन। और बच्चों ये 70% बाय मास मेटल हमने परसेंट बाय मास टेस्ट में भी दिया था, और इसका बाय डेफिनेशन मीनिंग हमने पढ़ा है बच्चों। 70% बाय मास का मतलब क्या होता है, 70 ग्राम मेटल इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम मेटल क्लोराइड। तो बच्चों 100 ग्राम मेटल कंपाउंड है तो उसमें 70 ग्राम मेटल। बच्चों जो पहले वाले क्वेश्चन में मेटल का मास डायरेक्ट दिया था 6 ग्राम, वो अब के हमें इनडायरेक्टली परसेंटेज की फॉर्म में दे दिया, और पूरे मेटल क्लोराइड का भी मास मिल गया 100 ग्राम। अब मैं इसकी रफ इक्वेशन लिखूं बच्चों, तो ये मेटल क्लोराइड बना कैसे होगा, जब मेटल ने क्लोरीन से रिएक्शन की होगी तो मेटल क्लोराइड बना होगा बच्चों यहां पर। अब यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों 70% मेटल है 100 ग्राम कम मेटल क्लोराइड में। तो बच्चों यहां पर हमने ऐसे क्वेश्चन एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में भी किए, टेस्ट में भी दिया था आपको बच्चों। 70% मेटल है तो 30% क्लोरीन गैस ही होगी ना उसमें बच्चों।
अब यहां पर 70 ग्राम मेटल है, 30 ग्राम क्लोरीन है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, रिएक्टेंट का टोटल मास बिफोर रिएक्शन इक्वल टू टोटल मास आफ्टर रिएक्शन। अब बच्चों यहां पर मेटल का हमें इक्विवेलेंट वेट लाना है, तो इक्विवेलेंट वेट लाने के लिए मेटल का नेम अननोन, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल लिखेंगे। लेकिन मैंने बोला था बच्चों जब कोई एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अननोन हो तो फिर दूसरा नोन वाला होना चाहिए फॉर्मूला, और नोन फॉर्मूला बच्चों मेटल क्लोराइड का नहीं है, वो किसका है? क्लोरीन का। इसलिए मैं यहां नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Cl2 करूंगा। बच्चों ये समझिएगा, Cl2 के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के बराबर क्यों किया? क्योंकि मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला नहीं पता, और हमने बोला था जब एक अननोन हो फॉर्मूला तो दूसरा नोन होना चाहिए फॉर्मूला, और यहां दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर कर दिए। अब बच्चों इसके लिए हम लिखेंगे फिर से W/E, और इधर भी हम क्या लिखेंगे बच्चों? W/E ही, क्योंकि इसका भी मास ही है। और बच्चों यहां W/E जब लिखेंगे तो इसका 70 ग्राम मेटल अपॉन E1 इक्वल्स टू 30 ग्राम अपॉन इसका E जब लिखेंगे बच्चों तो इसका मॉलिक्यूलर वेट, और बच्चों Cl2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 71 अपॉन वैलेंसी फैक्टर, और बच्चों Cl2 का भी वैलेंसी फैक्टर उसकी टोटल वैलेंसी, और एक क्लोरीन एटम की वैलेंसी 1, तो Cl2 का वैलेंसी फैक्टर टोटल वैलेंसी 2 हो गई, तो 71/2 इसका इक्विवेलेंट वेट। और सॉल्व करेंगे तो बच्चों आंसर आ जाएगा 82.8 अप्रोक्स आंसर। बच्चों ये सबको क्लियर है बच्चों? 82.83, तो ये समझ में आया बच्चों यहां पर। अब लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं बच्चों, मैं इसी में चेंज जो और कर सकता हूं, लास्ट क्वेश्चन, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन कीजिए बच्चों, अब जहां पर हमने जो पहले वाला क्वेश्चन किया उसी में थोड़ा सा चेंज करा। अब बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बोला है आपके मेटल ऑक्साइड बोला है, और 40% बाय मास ऑक्सीजन है बच्चों, और 40% ऑक्सीजन है तो बचा हुआ 60% बाय मास मेटल हो गया बच्चों। और इसका मैं डेफिनेशन मीनिंग बोलूं, मैं इसको अगर रफ इक्वेशन लिखूं तो मेटल ऑक्साइड बना कैसे होगा? मेटल ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाया होगा, और 40% बाय मास का मतलब क्या है बच्चों? 40 ग्राम ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम मेटल ऑक्साइड, तो बच्चों 60 ग्राम मेटल हो जाएगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। अब मेटल और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से इक्वल कर दें हम बच्चों यहां पर, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन। और यहां पर दोनों के मेटल का मास हमें पता है बच्चों 60 अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट लाना है, लेकिन ऑक्सीजन का मास हमें 40 ग्राम है, लेकिन इसका इक्विवेलेंट वेट जब लाएंगे EO2 तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 32, बट बच्चों इसका वैलेंसी फैक्टर 4, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम की वैलेंसी 2 होती है, तो दोनों ऑक्सीजन एटम का वैलेंसी फैक्टर टोटल वैलेंसी 4 हो जाएगी, तो 32/4, 32/4 हम लिख सकते हैं। और सॉल्व करके लाएंगे तो बच्चों E1 की वैल्यू आ जाएगी इसमें 12 ग्राम। तो बच्चों ये क्लियर है सबको? ये समझ में आया बच्चों सबको आपको? ये तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है। अभी एक दो बच्चों का रॉन्ग आया बच्चों, प्रिंस बेटा 15 नहीं आएगा, 12 आएगा आंसर, क्योंकि ऑक्सीजन और मेटल के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। और बच्चों मैं फिर आपको बोल रहा हूं एक बार लास्ट टाइम कि हाइड्रोजन का वैलेंसी फैक्टर, ऑक्सीजन का वैलेंसी फैक्टर
और Cl2 के वैलेंसी फैक्टर, ये होते हैं इनकी टोटल वैलेंसी। इसलिए इनको डायरेक्ट भी आप चाहें तो वैलेंसी फैक्टर इनके याद रख सकते हैं, ये और चैप्टर्स में भी काम आएंगे। अभी से मैं बोल देता हूं बच्चों। तो ये क्लियर है सबको, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो बच्चों इसको अब रिवाइज कीजिएगा, फिर इसके मॉड्यूल के क्वेश्चंस जो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिले या हार्ड कॉपी आपने मंगवाई है तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सही किया है। अब ये एक बच्चा बीच में फालतू क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स करने का इश्यू चल रहा है, इस पर क्या बोलेंगे? बेटा तुम यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए हो या डॉक्टर बनने के लिए आए हो जो ऐसे ऐसे फालतू क्वेश्चंस पूछ रहे हो? तुम्हें क्या पेट्रोल पंप पे काम करना है, डॉक्टर बनना है? डॉक्टर बनना है तुम्हें। ये ऐसे फालतू क्वेश्चंस मत पूछा करो बीच में कि पेट्रोल में इथेनॉल डालने का क्या फर्क पड़ेगा या क्या इश्यू चल रहा है, इस पर क्या बोलोगे। तो यहां हम इन चीजों पर बोलने के लिए नहीं आए। सीरियसली पढ़ो बेटा, तुम पेट्रोल पंप पे काम नहीं करना, तुम्हें डॉक्टर बनना है, अच्छा डॉक्टर बनना है। ठीक है बच्चों। अब यहां पर बच्चों ये जितना भी हमने पढ़ा, अब इसमें मेथड्स हमारे कुछ ही काम के नहीं है। जो हमारे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस था बच्चों हमने ये सब बता दी है, जितना हमें यूज करना है जो हमारे सिलेबस में है वो हम कर सकते हैं। तो बच्चों कर लेंगे इनको। अब यहां तक हमने पढ़ा बच्चों हमारा फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और जितना मैंने आपको पढ़ाया बच्चों सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में जो एनसीईआरटी में है वो मैंने आपको पढ़ाया। बस एनसीईआरटी में हमने एक नहीं पढ़ाया जो है कि कंसंट्रेशन टर्म्स या मोल वाली कंसंट्रेशन टर्म्स, वो हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर जब हम सॉल्यूशंस चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अभी यहां पर हमने जो पढ़ा बच्चों सबको क्लियर है, और आपको इसका चैप्टर का मॉड्यूल का सॉल्यूशंस भी मिला होगा। उसमें बच्चों बस मैं आपको आंसर की मैं एक करेक्शन बता रहा हूं जो है उसका करेक्शन, वो आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा बच्चों। जो थर्ड एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 17 उसका आंसर होगा बच्चों थर्ड। बस ये एक करेक्शन कर लीजिएगा बच्चों, आंसर की में करेक्शन जो है, आंसर की करेक्शन जो है एक्सरसाइज थर्ड का 17 का आंसर उसमें सेकंड या कुछ और दिया, बट आंसर उसका होगा थर्ड। बाकी सब उसमें करेक्ट हैं, तो बच्चों आप कर लीजिएगा ये करेक्शन। ठीक है बच्चों। और बच्चों यहां पर हमने जो बोला ये सबको समझ में आया अब ये? ठीक है बच्चों। और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जो हमने बोला था बच्चों सबसे पहले, बस वो ये ध्यान रखिएगा कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यूज करना कब कब है। बस ये हमने बोला था, ये 3 जगह हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यूज करेंगे बच्चों। एक बार लास्ट टाइम बोल रहा हूं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हम ओनली इन 3 जगह यूज करेंगे, बाकी सब जगह हम स्टाइकियोमेट्री ही यूज करेंगे। अब बच्चों ये क्लियर है सबको? जितना मैंने पढ़ाया बच्चों ये सफिशिएंट नोट्स हैं भव्य पारिक बेटा, ये सफिशिएंट है क्योंकि इसके बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। आप देखिएगा थर्ड एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज हो बच्चों, जो नीट रैंकर स्टफ है सेकंड एक्सरसाइज वो बच्चों है, उसमें वो जो चैप्टर है उस एक्सरसाइज है उसमें जेई मेंस वाले क्वेश्चंस हैं जो आपके आ सकते हैं। सारे आने लायक नहीं है आपके, लेकिन जो जेई मेंस में आ सकते हैं आपके मेडिकल एग्जाम्स में वो सफिशिएंट हैं। अब बच्चों यहां पर अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर हमारा केमिकल काइनेटिक्स से। अब बच्चों अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स से। केमिकल काइनेटिक्स अब जितना मैंने पढ़ाया बच्चों वो सफिशिएंट है, क्योंकि जो एनसीईआरटी के बाहर आपके मेडिकल एग्जाम्स में नीट में एम्स में नहीं आता है। इसलिए वरना मैं इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें आपको करवा सकता हूं जो बहुत सारे टीचर्स करवाते हैं, लेकिन वो है ही नहीं हमारे सिलेबस में, तो उनको पढ़ने से हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो हमारे काम के हैं आगे वाले चैप्टर्स वो इंपॉर्टेंट हैं। अब बच्चों यहां पर नेक्स्ट चैप्टर हमारा है केमिकल काइनेटिक्स, और मैं पढ़ाने के पहले आपको बोल रहा हूं बच्चों 12th वाले चैप्टर्स
केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इनके एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स जरूर कीजिएगा। लेकिन मैं जब बोलूं तब उसको कीजिएगा, क्योंकि बच्चों सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स उसके एज इट इज पूछे जाते हैं। और 12th वाले चैप्टर्स की एनसीईआरटी बहुत अच्छी है बच्चों, इसलिए इन तीनों के हमें करेंगे। और सॉल्यूशंस के मॉड्यूल के या मॉड्यूल के सॉल्यूशंस की पीडीएफ आपको मिल गई होगी, आपके ऐप में अवेलेबल है। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट चैप्टर हमारा है केमिकल काइनेटिक्स। अब बच्चों हमें पता है सबको, केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। 1 मिनट में पहले पानी पी लूं। और बच्चों नोट्स जो है मैं आपको जब अभी पढ़ा रहा हूं तो नोट्स साथ में बनाने की जरूरत नहीं है। जब इसको रिवाइज करेंगे तो आप नोट्स बना सकते हैं, अभी बस अच्छे से समझिए। एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए मैंने बोला बच्चों जब मैं आपको बोलूं तब पढ़िएगा उसको। अभी हम नोट्स या थ्योरी हम अच्छे से पढ़ेंगे, यहां पर ध्यान से देखिए, सॉल्व्ड एग्जाम्पल जरूर कीजिएगा। अब बच्चों नेक्स्ट चैप्टर हमारा है केमिकल काइनेटिक्स। अब बच्चों हमें सबको पता है ये जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, इसमें हम पढ़ते हैं बच्चों रेट ऑफ रिएक्शंस। रेट ऑफ रिएक्शन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बच्चों, जितने तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन ला सकते हैं वो सब हम पढ़ेंगे बच्चों, वो हर तरह की रेट ऑफ रिएक्शन हम पढ़ेंगे। और बच्चों यहां ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन को मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी या स्पीड ऑफ रिएक्शन भी। तो बच्चों स्पीड ऑफ रिएक्शन बोलूं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बोलूं या रेट ऑफ रिएक्शन बोलूं, बात एक ही है। अब बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन हम पढ़ेंगे। दूसरा, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में उसकी मैकेनिज्म क्या है, मतलब बच्चों मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन हम पढ़ेंगे। और आपको ध्यान हो बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो हम यहां 2 तरह की पढ़ते हैं डिटेल में। अभी बच्चों मैं आपको इस चैप्टर का खाली इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। अब इसमें मैकेनिज्म में हम 2 तरह की रिएक्शंस पढ़ते हैं बच्चों, आपको ध्यान हो तो, एलिमेंट्री रिएक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। तो ये सब हम पढ़ेंगे बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे डिटेल में, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, और थर्ड हम पढ़ेंगे बच्चों मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन मतलब किन किन फैक्टर्स को चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन, हमें किन किन फैक्टर्स को चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन बदलती है, वो हम पढ़ेंगे बच्चों। तो बच्चों इस चैप्टर को हम बोले ब्रॉडली हम बच्चों 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन जितने तरह से हम ला सकते हैं वो सब पढ़ेंगे, दूसरा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, और थर्ड पढ़ेंगे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर मैं आपको बोलूं सिंपली बच्चों, बस यहां से आप ध्यान से पढ़िए, मैं जो बता रहा हूं वो बहुत अच्छे से समझिए, बस समझ में आएगा, बस पेशेंस रखना और कॉन्सेंट्रेशन से घर पे पढ़ना है बच्चों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन आपका रहेगा 100%। बोल रहा हूं बच्चों, जो हमने ये पढ़ा साथ में क्लास में पढ़ लेंगे हम अच्छे से, तो यहां पर यूज कर लेंगे हम उनको अच्छे से। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ईजी है बच्चों, बस हमें ध्यान से पढ़ना है क्लास में, क्योंकि ये यहां समझ में आ गया, जब आप रिवाइज करेंगे इसको तो बहुत जल्दी रिवाइज होगा। इसलिए मैं जैसे जैसे बोलता जाऊं बच्चों वैसे वैसे पढ़ते जाइए। अब बच्चों यहां पर हमने बोला रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है बच्चों उसके बेसिस पर रिएक्शंस हम 3 टाइप की पढ़ते हैं। वेरी फास्ट रिएक्शंस मतलब जो बहुत जल्दी हो जाती हैं, जिनमें टाइम इंटरवल नेग्लिजिबल होता है। दूसरा हम पढ़ते हैं वेरी स्लो रिएक्शन मतलब जिनमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है बच्चों। वेरी फास्ट रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शंस, एंड थर्ड मॉडरेट रिएक्शंस, मॉडरेट या स्लो रिएक्शंस। तो मॉडरेट या स्लो रिएक्शंस हम पढ़ते हैं, या वेरी स्लो रिएक्शंस हम पढ़ते हैं,
और वेरी फास्ट रिएक्शंस हम पढ़ते हैं, लेकिन बच्चों इनमें से हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं बच्चों ओनली मॉडरेट रिएक्शंस या स्लो रिएक्शंस की ही रेट ऑफ रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन या स्लो रिएक्शन की ही रिएक्शन। अब बच्चों यहां पर जो है, अब ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब मैं हिंदी मीडियम के लिए बोलूं तो बच्चों होता है कि अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग पढ़ेंगे बच्चों हम, और उसकी क्रिया विधि पढ़ेंगे बच्चों, मैकेनिज्म। और क्रिया विधि में एलिमेंट्री का मतलब होता है बच्चों प्राथमिक अभिक्रियाएं, या कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बच्चों जटिल अभिक्रियाएं। और किन किन कारकों को बदलने पर अभिक्रिया का वेग बदलता है वो सब हम पढ़ेंगे। अब बच्चों यहां पर हम 3 चीजें पढ़ेंगे अब, लेकिन इनमें से हमारे सिलेबस में जो है वो है मॉडरेट या स्लो रिएक्शन, मतलब ना मध्यम गति की अभिक्रिया, मतलब जो ना तो बहुत तीव्र गति से होती है ना बहुत धीमी गति से, मतलब ना जो तो वेरी फास्ट होती है ना वेरी स्लो होती है। बच्चों ये क्लियर सबको ये? अब यहां पर ये तो हमने बोला बच्चों इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे क्या क्या, लेकिन अब हम पढ़ेंगे बच्चों इनमें चैप्टर को मैं ब्रॉडली बोलूं वापस से तो बच्चों हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, और सबसे ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको वेलोसिटी या स्पीड ऑफ रिएक्शन भी बोलेंगे। अब बच्चों इसमें अब देखिए आज से हम स्टार्ट करते हैं। अब ये सबसे पहले बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर या वेग, और रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया के वेग को हम बोल देंगे शॉर्ट में ROR बच्चों यहां पर। अब ROR या रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग क्या है, अभिक्रिया का वेग या रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। बच्चों हमें पता है यहां रिएक्शन की मतलब अभिक्रिया की रेट लानी है, और हमने पढ़ा है बच्चों कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट होता है तो उसका मतलब होता है कि क्रिया कारक जब उत्पाद में बदलता है तो बच्चों हमें सबको पता है क्रिया रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करता है तो उसकी कंसंट्रेशन जो है वो या सांद्रता जो है वो घटती है, जबकि उत्पाद मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद टाइम बढ़ती है। तो बच्चों जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है विद टाइम। क्यों? क्योंकि बच्चों तभी तो रिएक्टेंट घटेगा, तभी तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है प्रोडक्ट की बढ़ती है। तो बच्चों यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन का मीनिंग क्या है। अब बच्चों इसको आप कंपेयर कर सकते हैं फिजिक्स में किसी पार्टिकल की स्पीड से, और वहां आप पढ़ते हैं किसी पार्टिकल की स्पीड होती है बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन यूनिट टाइम, मतलब कण के द्वारा तय की गई दूरी इकाई समय में। लेकिन बच्चों यहां पर जब रिएक्शन होती है तो वो कोई डिस्टेंस तो ट्रेवल करती है नहीं। यहां पर हो क्या रहा है बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल की जगह रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद टाइम कम होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद टाइम बढ़ती है। तो बच्चों यहां हम यूज करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड की जगह चेंज इन कंसंट्रेशन। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, चेंज इन कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, प्रोडक्ट की इंक्रीज होती है। अब बच्चों इसको डिफाइन मैं करूं, अगर डेफिनेशन वाइज डिफाइन करूं तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग होता है बच्चों ROR इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ गैसेस ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम।
अब बच्चों इसको मैं शॉर्ट में बोलूं तो ये है क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। अब बच्चों यहां पर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखा है, मतलब हम रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में भी रेट ला सकते हैं, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में भी रेट ला सकते हैं। अगर मैं इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखूं बच्चों, तो रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे फिजिक्स में आप पढ़ते हो बच्चों, वेलोसिटी या स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम इंटरवल, लेकिन बच्चों यहां डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मतलब होता है कि जगह यूज करेंगे हम चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल। मतलब बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड की जगह चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल बच्चों। और ये चेंज इन कंसंट्रेशन यहां ध्यान से देखिएगा बच्चों, हमने लिखा है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, बच्चों यहां और लिखा है, एंड नहीं लिखा है। और इसका मतलब क्या है कि बच्चों हम रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में भी ला सकते हैं या प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में भी ला सकते हैं। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी के भी रेस्पेक्ट में चेंज इन कंसंट्रेशन ला सकते हैं। मतलब बच्चों मैं आपको बोलूं रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और कंसंट्रेशन या सांद्रता को कैपिटल सी से करते हैं। तो बच्चों चेंज इन कंसंट्रेशन का मतलब डेल्टा सी अपॉन टाइम इंटरवल, तो बच्चों ये क्या हो गया, डेल्टा टी। तो रेट ऑफ रिएक्शन शॉर्ट में जो हम यूज करेंगे बच्चों वो है डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। अब बच्चों यहां पर किसी का भी चेंज हमें लाना होता है तो हम डेल्टा सी कैसे लाएंगे बच्चों, सी फाइनल माइनस सी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो बच्चों डेल्टा सी बाई डेल्टा टी रेट ऑफ रिएक्शन का सिंपली फॉर्मूला, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये जो कंसंट्रेशन है, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में बोल रहा हूं बच्चों, कंसंट्रेशन टर्म्स हम बहुत सारी पढ़ते हैं, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, पीपीएम, परसेंटेज, बहुत सारी पढ़ते हैं हम, लेकिन पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर कंसंट्रेशन बोलता है और वो उसकी कौन सी टर्म में ले रहे हैं कंसंट्रेशन वो ना मेंशन करे तो हम हमेशा अज्यूम करेंगे, मानेंगे मोलैरिटी को। तो बच्चों ये जो कंसंट्रेशन है यहां ये कौन सी है, मोलैरिटी। और ये हमने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है बच्चों, होती क्या है, मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर। मतलब बच्चों ये जो कंसंट्रेशन है ये होती है मोलैरिटी में। तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों यहां जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लाएंगे तो इसकी यूनिट भी लिखेंगे ना साथ में, और बच्चों यूनिट जब लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की, अब यहां पर बच्चों यूनिट लिखेंगे तो चाहे चेंज इन कंसंट्रेशन हो, लेकिन मतलब है तो बच्चों वो कंसंट्रेशन ही, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोलैरिटी की यूनिट। और हमें पता है बच्चों मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, मतलब मोल पर लीटर। ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों मोल कॉन्सेप्ट में। अब यहां पर मोल पर लीटर या शॉर्ट में बच्चों कैपिटल एम भी लिख सकते हैं। तो कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर, तो बच्चों डेल्टा सी की भी मोल पर लीटर। और बच्चों टाइम की यूनिट जो क्वेश्चन में गिवन होगी तो मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, या बच्चों ये मोल लीटर इनवर्स को हम शॉर्ट में मोलैरिटी टाइम इनवर्स लिख सकते हैं। और यहां ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये मोलैरिटी टाइम इनवर्स लिखा है मैंने, या मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। अब बच्चों ये जो यूनिट है इसकी वो है मोलैरिटी टाइम इनवर्स, लेकिन मैंने टाइम इनवर्स लिखा है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मैंने जो टाइम इनवर्स लिखा उसका रीजन, क्योंकि क्वेश्चन डिसाइड करेगा टाइम की यूनिट। अगर क्वेश्चन ने गिवन है सेकंड में
तो इसको सेकंड इनवर्स कर देंगे, मिनट में गिवन है तो मिनट इनवर्स कर देंगे, या आर में गिवन है तो आर इनवर्स कर देंगे। अब बच्चों हम कंसंट्रेशन लेते हैं हर जगह मोलैरिटी कैपिटल एम में, तो वही हम यूज करेंगे। नंदिता सेन बेटा मोलैरिटी नहीं लेते, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन हमेशा n/v लिखते हैं, इसलिए वही मानेंगे जब तक कि वो खुद और कुछ ना बोल दे। अब बच्चों यहां पर डेल्टा तो चेंज है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो यूनिट क्या हो गई बच्चों इसकी, मोलैरिटी टाइम इनवर्स, और टाइम की जो यूनिट है बच्चों वो डिसाइड करेगा क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि वो मिनट में है तो मिनट इनवर्स, आर में है तो आर इनवर्स, सेकंड में है तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो बच्चों ये क्लियर है सबको ये। अब बच्चों ये तो हमने बोला रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है। अब यहां पर बच्चों ध्यान से देखिएगा जो मैं समझा रहा हूं ये चीज, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम बोल रहा हूं बच्चों, इसलिए ये डेल्टा सी बाई डेल्टा टी है। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब बच्चों ये ध्यान रखिएगा जब भी रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए सॉल्व करने पर। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, दोबारा बोल रहा हूं, जब भी न्यूमेरिकल में रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा सॉल्व करने पर आनी चाहिए पॉजिटिव। अब लेकिन जो हमने ये सारा पढ़ा बच्चों कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद टाइम डिक्रीज होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद टाइम इंक्रीज होती है, इसको मैं ग्राफिकली अगर शो करूं बच्चों, ग्राफिकली शो करूं, तो अगर मैं कंसंट्रेशन और टाइम में ग्राफ प्लॉट करूं बच्चों, कंसंट्रेशन और टाइम में ग्राफ प्लॉट करूं, ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है बच्चों, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है ये थियोटिकल नहीं है, लेकिन बच्चों आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पर मैंने ली कंसंट्रेशन, मतलब ओरिजिन पर 0 होता है, इससे ऊपर जाएंगे कंसंट्रेशन बढ़ रही है, जबकि लेफ्ट टू राइट जाएंगे टाइम बढ़ रहा है। और बच्चों आप देखेंगे कंसंट्रेशन यहां दो तरह की है, रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है। अब रिएक्टेंट इनिशियली, अच्छा बच्चों मुझे सब बताइए, इनिशियली रिएक्टेंट होता है या प्रोडक्ट होता है? तो इनिशियली ओनली रिएक्टेंट होता है, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो ओनली रिएक्टेंट और उसकी कंसंट्रेशन इनिशियली मैक्सिमम होती है, इसलिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का कर्व स्टार्ट करूंगा बच्चों मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, लेकिन विद टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होती जाती है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम डिक्रीज होती जाती है, जबकि प्रोडक्ट इनिशियली होता ही नहीं है, क्योंकि इनिशियली प्रोडक्ट तो 0 होता है, इसलिए वो 0 से स्टार्ट होगा, और विद टाइम जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद टाइम बढ़ती जाएगी बच्चों। और आप यहां देख सकते हैं बच्चों, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद टाइम कम हो रही है, प्रोडक्ट की विद टाइम बढ़ रही है। अब बच्चों लेकिन हमने यहां डेफिनेशन जो लिखी थी उसको दोबारा ध्यान से पढ़िए। मैंने आपको बोला था बच्चों यहां पर कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसका मीनिंग समझिएगा बच्चों ध्यान से कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखा है, मतलब बच्चों मैं सेम रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में भी कैलकुलेट कर सकता हूं, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में भी कैलकुलेट कर सकता हूं, मतलब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर सकता हूं बच्चों। तो यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करें, तो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला हमने पढ़ा डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन जब मैं लिखूंगा रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में, तो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिखूंगा, तो चेंज इन कंसंट्रेशन भी रिएक्टेंट का ही लिखेंगे ना बच्चों यहां पर। रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लानी है, तो बच्चों चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम इंटरवल लिखूंगा। अब बच्चों आप इसमें देख सकते हैं विद टाइम
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाती है। मतलब बच्चों फाइनल कंसंट्रेशन हमेशा रिएक्टेंट की इनिशियल से कम होगी, क्योंकि इनिशियली मैक्सिमम था, विद टाइम तो वो कम होती जाएगी। अब यहां पर हम बोल सकते हैं बच्चों की फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के लिए हमेशा इनिशियल से कम होगी। तो बच्चों इसके लिए डेल्टा सी लाएं, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू करके, तो फाइनल कम है, इनिशियल ज्यादा है, इसलिए बच्चों डेल्टा सी की वैल्यू का जो साइन आएगा बच्चों रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में वो नेगेटिव आएगा। और ये नेगेटिव साइन जब हम रखेंगे बच्चों रेट के एक्सप्रेशन में, तो बच्चों जब डेल्टा सी नेगेटिव रखूंगा, अच्छा मुझे एक चीज बताइए बच्चों, सबसे पूछ रहा हूं, टाइम इंटरवल कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि टाइम तो हमेशा बढ़ेगा, मतलब फाइनल टाइम हमेशा इनिशियल से ज्यादा होगा, इसलिए डेल्टा टी तो हमेशा पॉजिटिव होगा। बट डेल्टा सी रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में नेगेटिव, तो बच्चों नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव करूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट आ जाएगी नेगेटिव। बट बच्चों ये जो नेगेटिव आ गई ये तो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि बच्चों अभी हमने बोला रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये नेगेटिव आई, इसलिए बच्चों हमें इसको पॉजिटिव करना पड़ता है। अभी कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में लिखना स्टार्ट कर दिया था कि रेट ऑफ रिएक्शन तो साइन नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, तो बच्चों वो मैं समझा रहा हूं कि क्यों लेना पड़ता है साइन नेगेटिव या पॉजिटिव। तो यहां पर बच्चों हम यहां पर साइन जिससे रेट हमेशा पॉजिटिव आ जाए, इसलिए बच्चों हम यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन जब विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिखते हैं तो हम पहले से साइन नेगेटिव लिखते हैं बच्चों, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में नेगेटिव साइन लिखते हैं। और नेगेटिव साइन लिखेंगे तो बच्चों माइनस माइनस रेट अपने आप क्या आ जाएगी बच्चों? पॉजिटिव आ जाएगी। इसलिए बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि अगर किसी की रेट नेगेटिव साइन लिखी है मतलब बच्चों वो क्या हो गया? रिएक्टेंट। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में जब रेट लाते हैं तो उसका साइन माइनस हम यूज करते हैं। और बच्चों माइनस साइन ही क्यों यूज करते हैं? उसका रीजन बिकॉज बच्चों आप देख सकते हो विद टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होती है, कम होती है, और कम होने का साइन बच्चों होता है नेगेटिव। टाइम होता है यहां पर टाइम नहीं, जो रेट का साइन नेगेटिव ही क्यों यूज करा रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम डिक्रीज होती है, और डिक्रीज होने का साइन हमेशा बच्चों होता है नेगेटिव, इसलिए तो माइनस यूज कर लेंगे। बट बच्चों इसकी जगह अगर मैं आपसे बोलूं प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में लाएं, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में रेट फाइंड करें, तो बच्चों प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में जब रेट फाइंड करेंगे तो बच्चों आप देख सकते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद टाइम बढ़ती है, इसलिए उसकी फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल से ज्यादा होगी, इसलिए डेल्टा सी उसके लिए आ जाएगा बच्चों पॉजिटिव। और रेट ऑफ रिएक्शन लाएंगे इसके लिए तो रेट ऑफ रिएक्शन डेल्टा सी बाई डेल्टा टी से लाएंगे। डेल्टा टी कभी नेगेटिव होता नहीं है, डेल्टा सी पॉजिटिव, इसलिए डेल्टा सी बाई डेल्टा टी मतलब बच्चों रेट इसके रेस्पेक्ट में आ गई पॉजिटिव, इसके रेस्पेक्ट में आ गई बच्चों पॉजिटिव। और रेट ऑफ रिएक्शन आप बच्चों यहां देखेंगे प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में अपने आप पॉजिटिव आ गई, लेकिन जब बच्चों यहां पर रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में हमने रेट ऑफ रिएक्शन हमने माइनस साइन यूज किया, तो बच्चों अगर मुझे प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में साइन यूज करना हो रेट ऑफ रिएक्शन का तो हम यूज करते हैं बच्चों साइन उसके रेस्पेक्ट में पॉजिटिव। और पॉजिटिव ही क्यों यूज किया बच्चों? क्योंकि प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव ही क्यों यूज किया? बिकॉज बच्चों प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद टाइम बढ़ती है और बढ़ने का साइन होता है बच्चों पॉजिटिव। इसलिए ध्यान रखिएगा बच्चों कि हम यहां पर जो हमने फॉर्मूला सबसे पहले पढ़ा था बच्चों उसमें एक चेंज कीजिएगा बच्चों, ये कि रेट ऑफ रिएक्शन का जनरल फॉर्मूला हमने डेल्टा सी बाई डेल्टा टी लिखा था, लेकिन अब रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ये माइनस साइन यूज करेंगे,
प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में प्लस यूज करेंगे। मतलब बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन का एक्चुअल जो फॉर्मूला है वो है प्लस माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, प्लस माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, जिससे कि रेट कैलकुलेट करने पर अपने आप ही पॉजिटिव आ जाएगी। रेट अपने आप ही पॉजिटिव आ जाएगी, चाहे रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में लाएं चाहे प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में लाएं। तो बच्चों ये क्लियर है बच्चों, ये तो ये मीनिंग समझ में आया बच्चों यहां पर। अब यहां पर बच्चों ये जो हमने बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमने बोली कंसंट्रेशन का चेंज पर यूनिट टाइम। बच्चों ये क्लियर सबको, और प्लस माइनस साइन हमने क्यों यूज किया सबको समझ में आया। तो वापस मैं बोलूं बच्चों कि चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम रेट ऑफ रिएक्शन होती है और उसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आनी चाहिए। नहीं आ रही थी इसलिए हमने रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में माइनस साइन यूज किया, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में इंक्रीज होती है, इसलिए साइन पॉजिटिव लिखते हैं। तो बच्चों ये सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट देखें बच्चों, यहां पर अब मैं आपको क्वेश्चंस की फॉर्म में थ्योरी समझा रहा हूं। पहला क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको अभी बता दिया, अब इसको यूज करेंगे न्यूमेरिकल में हम आगे कि अगर क्वेश्चन में हमें टाइम अलग अलग दे रखा हो T1 T2, उस पर कंसंट्रेशन दे रखी हो और रेट ऑफ रिएक्शन पूछे, तो बच्चों हम इससे रेट ऑफ रिएक्शन ला सकते हैं। अब यहां पर इसी में दूसरा क्वेश्चन बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में थ्योरी बोल रहा हूं बच्चों। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने जो अभी डेफिनेशन लिखी थी उसको आपने ध्यान से देखा, और ध्यान से देखिए बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन में इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन, लेकिन ब्रैकेट में पढ़िए बच्चों, और प्रेशर ऑफ गैसेस, और प्रेशर ऑफ गैसेस भी लिखा है, प्रेशर ऑफ गैसेस भी लिखा है। अब बच्चों प्रेशर ऑफ गैसेस लिखा है, ये भी इसका मतलब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बच्चों कि अगर प्रेशर ऑफ गैस दे रखा हो तब भी वो हमसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछ सकता है। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन बच्चों, अब मैं आपको इसमें बोल रहा हूं थ्योरी भी हमारी होगी, क्वेश्चन भी होंगे। तो अगर हमसे क्वेश्चन में फॉर अ गैसियस रिएक्शन, अगर कोई गैसियस रिएक्शन है बच्चों, और मैं आपको बोलूं जैसे सपोज कोई गैसियस रिएक्शन है, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, R gives P, R gives P। अब R gives P जो है बच्चों, इसमें मैं अज्यूम कर रहा हूं इसका इनिशियल प्रेशर रिएक्टेंट का P1 है, फाइनल प्रेशर P2 है। ध्यान से समझिएगा बच्चों कि रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर P1 है, फाइनल प्रेशर P2 है। ऋतिक बेटा ये सब समझ में आ रहा है? इजी होंगे क्वेश्चंस जब तक आप थ्योरी अच्छे से नहीं समझेंगे। मैं आपको बोल रहा हूं बच्चों सबको, ये फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो इजी है अगर आपको थ्योरी को न्यूमेरिकल में यूज करना आता है। मुझे क्वेश्चन अच्छा करने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है बच्चों, जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं उसको न्यूमेरिकल में मिक्स करूंगा, इसलिए थ्योरी ध्यान समझेंगे, हर चीज समझ में आएगी बच्चों। अब इनिशियल प्रेशर हमें गिवन है गैस का P1, फाइनल प्रेशर गिवन है P2। अब बच्चों हमसे वो बोलेगा इसमें क्वेश्चन की प्रेशर गिवन है इनिशियल फाइनल, और हमें बोला रेट ऑफ रिएक्शन लाएं। तो बच्चों अगर गैस का प्रेशर गिवन हो तो रेट ऑफ रिएक्शन हम बच्चों गैस के प्रेशर की टर्म में भी ला सकते हैं। बस बच्चों ध्यान रखिएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन की जगह हम यूज कर लेंगे चेंज इन प्रेशर, मतलब डेल्टा P बाई डेल्टा टी, और इसका भी साइन प्लस माइनस यूज करेंगे डेल्टा P बाई डेल्टा टी। और बच्चों ये डेल्टा P बाई डेल्टा टी क्या होएगा, इस फाइनल प्रेशर अप माइनस इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल टाइम, और रिएक्टेंट हुआ तो उसके रेस्पेक्ट में साइन माइनस यूज करेंगे, प्रोडक्ट हुआ तो उसके रेस्पेक्ट में साइन प्लस यूज करेंगे। तो बच्चों यहां पर अब लेकिन ये प्लस माइनस साइन, अब बच्चों यहां पर जैसे हमने पहले कंसंट्रेशन की टर्म में पढ़ा था, तो कंसंट्रेशन की टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट लिखी थी बच्चों ये। अब लेकिन जब प्रेशर की टर्म में गिवन है
तो बच्चों फिर यूनिट भी प्रेशर की टर्म में ही लिखेंगे ना, और प्रेशर की टर्म में लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रेशर की टर्म में लिखेंगे तो प्रेशर की यूनिट लिखेंगे। और सबसे ज्यादा पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में हम प्रेशर लेते हैं एटीएम में, एटमॉस्फेयर यूनिट में। तो प्रेशर जो है बच्चों वो एटीएम में अगर लेते हैं, टाइम जो भी यूनिट गिवन हो, मिनट आवर सेकंड, वो हम लेंगे तो बच्चों एटीएम टाइम इनवर्स हो जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि बच्चों हमेशा प्रेशर एटीएम में ही गिवन हो, वो एमएम में भी हो सकता है, टॉर में भी हो सकता है, बार में भी हो सकता है। और यहां पर बच्चों अगर प्रेशर एमएम में हुआ तो यूनिट हो जाएगी बच्चों इसकी एमएम टाइम इनवर्स, या बार में गिवन हुआ तो बार टाइम इनवर्स, या टॉर में हुआ तो बच्चों टॉर टाइम इनवर्स। और टाइम की यूनिट कौन सी होगी, वही पहले की तरह बच्चों वो डिसाइड करेगा क्वेश्चन खुद, कि टाइम मिनट में है तो मिनट इनवर्स, आर में है तो आर इनवर्स, सेकंड में है तो सेकंड इनवर्स। और यहां पर बच्चों पहली अब इसमें एक क्वेश्चन जो आपके डाउट आना चाहिए था लेकिन किसी ने नहीं पूछा, तो अब मैं खुद पूछ रहा हूं बच्चों। यहां पर एजाज आलम बेटा अब तुम बताओ कि अगर क्वेश्चन में हमें यहां पर ध्यान रखना बच्चों एटीएम, एमएम, बार, टॉर ये सब हैं, तो यहां पर हमें इनका कन्वर्जन भी आना चाहिए बच्चों। और हमने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में 1 एटीएम जो होता है बच्चों वो होता है 760 mm या 760 टॉर। मतलब बच्चों 1 एटीएम 760 mm या 760 टॉर होता है। या बार में अगर हम बोलते हैं बच्चों तो 1 एटीएम होता है एग्जैक्टली 1.013 बार, या कैलकुलेशन इजी करने के लिए बच्चों हम ले लेते हैं 1 बार। बट बच्चों यहां पर एक चीज ध्यान से देखिएगा जो मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, कि ये जो प्रेशर है यहां पर हम सॉलिड लिक्विड गैस का कंसिडर नहीं कर रहे। कंसंट्रेशन तो सबके लिए है लेकिन ये प्रेशर जो है ये है ओनली फॉर गैसेस। अच्छा बच्चों ओनली फॉर गैसेस ही क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे बच्चों डेफिनेशन हमारी जो थी रेट ऑफ रिएक्शन की वो क्या थी, चेंज इन कंसंट्रेशन की टर्म में। बट हमने प्रेशर जो है बच्चों वो ओनली फॉर गैसेस का करते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, मैं हमेशा आपको एक चीज बोल रहा हूं कि जब भी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में गैस का कोई भी क्वेश्चन हो और आपको ना समझ में आ रहा हो थ्योरेटिकल क्वेश्चन या न्यूमेरिकल, तो बोल रहा हूं बच्चों पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर कोई भी हो जाए, आइडियल गैस इक्वेशन पेपर पे लिखिएगा, फिर क्वेश्चन दोबारा पढ़िएगा, 100% आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहां पर PV इक्वल्स टू NRT से बच्चों हम लिख सकते हैं N/V इंटू RT। और बच्चों अभी हमने पढ़ा ये N/V क्या होती है बच्चों, कंसंट्रेशन होती है। तो प्रेशर इक्वल्स टू CRT हम लिख सकते हैं। और बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपको किसी भी थ्योरी में या क्वेश्चन में टेम्परेचर के लिए स्पेसिफिकली ना बोले, बहुत ध्यान सुनिएगा बच्चों, टेम्परेचर के लिए स्पेसिफिकली ना बोले कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो हम हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट मानेंगे, कभी भी उसको वेरिएबल नहीं मानेंगे जब तक खुद ना लिख दे। अब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है बच्चों, सबको पता आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। मतलब बच्चों अगर क्वेश्चन में हमें प्रेशर दिया है तो ऑप्शंस में यूनिट उसकी प्रेशर की टर्म में लिखी है, तो बच्चों हम डायरेक्ट प्रेशर की टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन ला सकते हैं बच्चों, प्रेशर की टर्म में ला सकते हैं। वेरी गुड बच्चों। अब लेकिन इसका दूसरा टाइप का क्वेश्चन, और ये मैंने आपको बोलता बच्चों मैं थ्योरी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, जैसे आपने 11th 12th में पढ़ी वैसे नहीं पढ़नी हमें, जो हमारे काम की है थ्योरी अपने आप होती जाएगी उसमें, इसलिए ध्यान से देखिए। अब बच्चों मैं दूसरा क्वेश्चन बोल रहा हूं
यहां पर अभी आपने देखा बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में रिएक्टेंट का इनिशियल फाइनल प्रेशर दिया था और हमसे रेट भी प्रेशर की टर्म में ही पूछी थी। लेकिन दूसरा क्वेश्चन बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अगर मैं आपको क्वेश्चन में बोलूं बच्चों कि व्हेन इन क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग थ्योरी बोल रहा हूं बच्चों, व्हेन इन क्वेश्चन pressures of gas are given, pressures of gas are given, but ROR is asked in terms of concentration, in terms of concentration। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, यहां ध्यान से देखिएगा कि व्हेन इन क्वेश्चन प्रेशर्स आर गिवन, मतलब बच्चों डाटा हमें गिवन है क्वेश्चन में, इनिशियल फाइनल प्रेशर ऑफ गैस, बट रेट हमसे पूछी है बच्चों इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या है बच्चों कि डाटा प्रेशर का दिया इनिशियल फाइनल प्रेशर, बट रेट पूछी है कंसंट्रेशन की टर्म में, मतलब कंसंट्रेशन की यूनिट की टर्म में। मतलब बच्चों कंसंट्रेशन की यूनिट के टर्म में, मतलब हमें फॉर्मूला फिर यूज करना पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। मतलब बच्चों हमें यूज करनी पड़ेगी रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। प्लस माइनस तो होगा ही साइन, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट माइनस होगा, विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट प्लस होगा। लेकिन बच्चों अब इसमें एक प्रॉब्लम है, हमें रेट कंसंट्रेशन की टर्म में लानी है, बट डाटा तो प्रेशर का गिवन है, मतलब P1 P2 गिवन है प्रेशर, हमें चाहिए कंसंट्रेशन। अब बच्चों कंसंट्रेशन लानी है तो P1 और P2 को इस आइडियल गैस इक्वेशन से कंसंट्रेशन में बदलना पड़ेगा, या C इक्वल्स टू P बाई आर टी लिख सकते हो। अब बच्चों अभी मैंने आपको बोला था टेम्परेचर के लिए जब तक कुछ ना बोले तो टेम्परेचर नियत कांस्टेंट मानोगे। अब टेम्परेचर कांस्टेंट, कंसंट्रेशन मुझे लानी है बच्चों, P1 दिया है तो C1 हो जाएगी P1 बाई आर टी, C2 हो जाएगी P2 बाई आर टी, तो C2 और C1 ले आएंगे तो डेल्टा C ला सकते हैं। बट बच्चों इतना लेंदी नहीं करेंगे, क्योंकि लेंदी नहीं करना, हमें जल्दी करना है क्वेश्चन। तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बच्चों प्रेशर की वजह से कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, प्रेशर की वजह से कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। मतलब बच्चों हम यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल्टा सी इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई आर टी, डेल्टा सी इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई आर टी। मतलब बच्चों ये डेल्टा सी की वैल्यू ही यहां पुट कर दें हम, डेल्टा पी बाई आर टी। वेरी गुड बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सही बताया, आर टी से डिवाइड कर दो, और आर टी से जब डिवाइड करेंगे तो बच्चों आर टी तो कांस्टेंट है तो 1 बाई आर टी बाहर लिख सकते हो, और डेल्टा पी बाई डेल्टा टी हम लिख सकते हैं बच्चों। और आप देख सकते हो बच्चों डेल्टा सी बाई डेल्टा टी को अगर क्वेश्चन में प्रेशर ऑफ गैस गिवन हो और रेट कंसंट्रेशन की टर्म में पूछी हो तो फिर हम क्या करेंगे बच्चों, प्रेशर बाई आर टी, मतलब डेल्टा सी इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई आर टी। मतलब यहां पर आप ध्यान से देखिए बच्चों, ये तो मैंने अभी पूरा समझाने के लिए बताया सॉल्व करके। अच्छा बच्चों यहां से जब हम डिवाइड कर देंगे तो जो ये यूनिट आएगी वो आएगी मोलैरिटी में। क्यों आएगी बच्चों, क्योंकि ये प्रेशर नहीं रखा है हमने, ये प्रेशर बाई आर टी रख दिया तो ये तो कंसंट्रेशन हो गई, तो जो हमें लाना था बच्चों वो आ गया। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां मैं क्वेश्चन अच्छा कर सकता हूं तो वो है बच्चों यूनिट इसकी। अब मैं आपको समराइज करूं बच्चों, जो हमने पढ़ा सारा उसको मैं समराइज करूं शॉर्ट में। तो जब भी रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन हो सबसे पहले यूनिट पढ़िएगा ऑप्शन में, ऑप्शन में यूनिट पढ़िएगा।
अगर उसने प्रेशर गिवन है, बच्चों ध्यान से देखिएगा, प्रेशर गिवन है और आंसर भी प्रेशर की यूनिट में ही है, तो डायरेक्ट डेल्टा पी बाय डेल्टा टी कर दीजिएगा। मतलब बच्चों ये डेल्टा पी बाय डेल्टा टी डायरेक्ट कर दीजिएगा अगर प्रेशर की टर्म में आंसर है तो। लेकिन अगर प्रेशर देकर आंसर कंसंट्रेशन की यूनिट में हो तो भी बोल रहा हूं बच्चों, इन दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है। इन दोनों में आप देखेंगे बच्चों डिफरेंस है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी कॉमन है, खाली डिवाइड किससे करा, आर टी से। और यहां बच्चों ध्यान रखिएगा आर की वैल्यू इस जगह काम आएगी ओनली 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। और कैलकुलेशन इजी करने के लिए बच्चों इस 0.0821 को हम अप्रॉक्स 1/12 भी लिख सकते हैं। अब बच्चों ये वाली वैल्यू ही काम क्यों आएगी, 8.314 जूल में या 2 कैलोरी में काम में नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी बच्चों, बिकॉज यहां पर आर की वैल्यू आप देखेंगे बच्चों, कंसंट्रेशन मोलैरिटी होती है मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर में, और मोल पर लीटर का मतलब होता है बच्चों वॉल्यूम लीटर में, इसलिए लीटर एटीएम में, प्रेशर उसके साथ लेंगे एटीएम में। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रेशर अगर गिवन है उसका आंसर किसी में भी आ सकता है, लेकिन अगर कंसंट्रेशन गिवन है और कंसंट्रेशन की टर्म में रेट पूछी है तो प्रेशर मस्ट बी इन एटीएम। यहां ये होना चाहिए ओनली इन एटीएम। क्यों होना चाहिए, बिकॉज बच्चों आर जो हम रखेंगे वो लीटर एटीएम में रखेंगे, तो सेम यूनिट में ही डिवाइड होना चाहिए। तो बच्चों ये क्लियर है सबको बच्चों, ये जो हमने थ्योरी मैंने नहीं बताई, एक्चुअल में क्वेश्चन बता रहा हूं, उसमें हमारी थ्योरी होती जा रही है। तो बच्चों मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन बोल दिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन के। कंसंट्रेशन डायरेक्टली गिवन हो डिफरेंट टाइम पर तो प्लस माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी से ला सकते हैं। सेकंड, प्रेशर गिवन हो, प्रेशर की टर्म में ही यूनिट पूछी हो रेट की, तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी से कर लेंगे। लेकिन थर्ड जो सबसे अच्छा क्वेश्चन बच्चों वो है कि हमें प्रेशर गिवन है लेकिन लानी रेट कंसंट्रेशन में है, तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी को ही आर टी से डिवाइड कर देंगे। बस ध्यान रखेंगे ये जो आर टी में आर है वो 0.0821 लीटर एटीएम रखेंगे या प्रेशर जो है वो एटीएम में रखना पड़ेगा। तो बच्चों ये क्लियर है सबको, ये इसके क्वेश्चंस हम करेंगे, लेकिन उसके पहले बच्चों ये यहां पर सबको समझ में आया यहां तक। तो बच्चों ये हमने पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन का सिंपल सा मीनिंग, उसका इंट्रोडक्शन। बच्चों ये तो हमने बोला रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, या गैस है तो चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी गैस अगर प्रेशर क्वेश्चन में है, ये पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बोल रहा हूं बच्चों, जब भी क्वेश्चन में प्रेशर है तो उसमें सबसे पहले फिजिकल स्टेट चेक कीजिएगा बच्चों, क्योंकि प्रेशर हम सॉलिड लिक्विड का कंसीडर नहीं करते। और क्यों नहीं करते हैं बच्चों, क्योंकि सॉलिड लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसलिए उनके मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट नहीं करते, इसलिए हम उनका प्रेशर नेग्लिजिबल मानते हैं सॉलिड लिक्विड का, क्योंकि उनमें स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से उनका प्रेशर नेग्लिजिबल होता है। जबकि तो गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वेरी वीक, तो वो बहुत इजीली टकराते हैं वेसल की बाउंड्रीज से। तो बच्चों ये सबको क्लियर है। अब ये तो हमने बोला बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है। अब बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मतलब बच्चों टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि हम किसी रिएक्शन की रेट कितने तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हम किसी रिएक्शन की 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं, आप सबको पता होगा। फर्स्ट होती है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं बच्चों आर एवरेज से, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन।
एवरेज मतलब औसत, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब बच्चों एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है बच्चों कि इसका नाम ही बता रहा है कि ये होती है फॉर व्हेन इट इज डिफाइंड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए जो हम रेट फाइंड करते हैं उसको हम बोलते हैं बच्चों एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइंड फॉर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। अब बच्चों जब मैं क्वेश्चन की फॉर्म में आपको बोलूं कि मैं आपको बोलूं जैसे क्वेश्चन में कि फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन इन बिटवीन 10 to 20 मिनट, 10 to 20 मिनट या आफ्टर 5 मिनट या आफ्टर 10 सेकेंड। तो बच्चों मैं आपको हर बार आफ्टर 5 मिनट, आफ्टर 10 सेकेंड, 10 से 20 मिनट मतलब एक डेफिनेट टाइम इंटरवल बोल रहा हूं। तो डेफिनेट टाइम इंटरवल या पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए जो रेट कैलकुलेट करते हैं बच्चों उसको हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब मैं इसको डिफाइन करूं, इसका फॉर्मूला लिखूं बच्चों, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। अब बच्चों यहां देखिएगा डेफिनेट टाइम इंटरवल है, तो बच्चों आपने सबने पढ़ा लार्ज टाइम इंटरवल मतलब डेफिनेट टाइम इंटरवल, और साइन इसका भी प्लस माइनस होगा, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में माइनस, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में प्लस। टाइम इंटरवल जब डेफिनेट है तो बच्चों डेफिनेट के लिए आप पढ़ते हो बच्चों डेल्टा लिखते हो, अगर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल होता तो स्मॉल डी लिखते, लेकिन यहां डेफिनेट टाइम इंटरवल तो डेल्टा। अब बच्चों जब टाइम इंटरवल डेफिनेट है तो चेंज इन कंसंट्रेशन भी डेफिनेट ही होगा, मतलब बच्चों इसका फॉर्मूला क्या हो गया प्लस माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। अब जैसे बच्चों मैं आपको क्वेश्चन ही बोल दूं कि सपोज ये कोई रिएक्शन है ए गिव्स बी, ए गिव्स बी। अब मैंने आपको अभी बोला था बच्चों कि हम रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट भी फाइंड कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं बच्चों ए के रेस्पेक्ट में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करें, तो बच्चों अब यहां ध्यान से देखिएगा, ए के रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे तो बच्चों इसका साइन होगा माइनस क्योंकि वो रिएक्टेंट है, और चेंज इन कंसंट्रेशन भी बच्चों फिर ए का ही लिखेंगे, तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। और ये ध्यान रखिएगा बच्चों, आपको ध्यान होगा सबको ये कि हम कंसंट्रेशन को स्मॉल सी भी लिख सकते या कंसंट्रेशन का सिंबल कैपिटल सी भी लिख सकते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट भी लिख सकते हैं बच्चों। तो कंसंट्रेशन को सी या स्क्वायर ब्रैकेट लिख सकते हैं। तो बच्चों अब ये कंसंट्रेशन ऑफ ए थी इसलिए माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी लिख दिया। इसी तरह से बच्चों बी के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी बच्चों माइनस की जगह प्लस क्योंकि ये प्रोडक्ट है, और प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। तो बच्चों एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करना है, डिफाइन करना, मीनिंग क्लियर है बच्चों, जब हम किसी डेफिनेट टाइम इंटरवल के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। अब मैं इसमें क्वेश्चन बोल रहा हूं बच्चों, एनसीईआरटी में इसके साथ यहां पर जब ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन समझाई होगी तो ग्राफ बनाया हुआ होगा, बट बच्चों वो ग्राफ रटना नहीं है क्योंकि वो ग्राफ एक्चुअल में न्यूमेरिकल है। अब मैं आपसे न्यूमेरिकल की फॉर्म में पूछ रहा हूं, इसका थ्योरी भी हो जाएगी न्यूमेरिकल भी होगा। अब बच्चों मैं आपको बोलूं अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए और टाइम में ग्राफ प्लॉट करना है बच्चों हमें, टाइम। अब बच्चों यहां पर आप देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए विद टाइम, ये रिएक्टेंट है तो डिक्रीज होगी। अब ये आपको वो क्वेश्चन में ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये ग्राफ वो आपको खुद बनाकर देगा क्वेश्चन में, और आप देख सकते हैं बच्चों ओरिजिन पर कंसंट्रेशन या टाइम की वैल्यू 0 होगी, और वो आपको बोलेगा कोई भी टाइम लिख देगा बच्चों एक्स एक्सिस पर। जैसे सपोज मैं अभी आपको समझाने के लिए बोल दूं T1 और T2 टाइम। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा बच्चों, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन बोल रहा हूं कि T1 T2 टाइम पर, T1 T2 टाइम पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करें। T1 T2 टाइम पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करें। तो बच्चों एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लानी है
T1 टाइम पर, तो बच्चों यहां पर हमें डेल्टा टी की वैल्यू तो मिल गई, वो होगा फाइनल माइनस इनिशियल टाइम, तो T2 माइनस T1 हो गया। लेकिन बच्चों हमें जब ए के रेस्पेक्ट में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ग्राफ से लानी है तो फिर हमें डेल्टा ए मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए लाना है बच्चों। और चेंज इन कंसंट्रेशन हम लाते कैसे हैं? फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू कंसंट्रेशन की ऑफ ए की, लेकिन हमें खुद को लानी पड़ेगी क्वेश्चन में बच्चों। यहां वाई एक्सिस पर कंसंट्रेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देगा वो खुद आपको, तो बस आपको चेक करना है T1 टाइम पर कंसंट्रेशन कितनी है। और बच्चों ग्राफ में आप देखेंगे तो जहां ये कट कर रहा है T1 टाइम, वो क्या हो जाएगी? कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए। सपोज इसको बच्चों T1 टाइम पर मैं A1 अज्यूम कर लूं। इसी तरह से T2 टाइम पर कंसंट्रेशन घटेगी क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है। सपोज बच्चों मैंने मान लिया वो है A2 और A2 है, तो बच्चों यहां T2 टाइम पर A2 कंसंट्रेशन माइनस T1 टाइम पर कंसंट्रेशन A1, जो हम लाए क्वेश्चन बच्चों में, ये आपको ग्राफ बनाकर देगा बस। और अब मुझे बताइए बच्चों, ग्राफ में देखिए A2 की वैल्यू कम है वाई एक्सिस पर, A1 की वैल्यू ज्यादा है, तो बच्चों A2 माइनस A1 नेगेटिव, लेकिन फॉर्मूले में बाहर माइनस है जिससे कि रेट अपने आप सॉल्व करने पर आ जाएगी पॉजिटिव। अब बच्चों वो आपको ग्राफ जब ये देगा तो तुम्हें न्यूमेरिकल वैल्यूज खुद चेक करनी है T1 T2 टाइम की, तो ग्राफ से भी हम ला सकते हैं। इसी तरह से बच्चों अगर मैं प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता था, और प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो विद टाइम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ती है, और बढ़ती है तो बच्चों फिर से वो T1 और T2 टाइम इंटरवल पर रेट पूछेगा। तो जैसे बच्चों अभी ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का और टाइम का ग्राफ है, तो बच्चों यहां पर फिर से मैंने आपसे पूछा T1 T2 टाइम इंटरवल के बीच में, मतलब मैं डेफिनेट टाइम इंटरवल दे रहा हूं बच्चों आपको हर बार, जो डेफिनेशन में हमने लिखा है। तो T1 T2 टाइम इंटरवल पर B के रेस्पेक्ट में एवरेज रेट लाएं, तो बच्चों B के रेस्पेक्ट में लाएंगे तो यहां पर भी डेल्टा T जब लिखेंगे T2 माइनस T1 लिखेंगे डेल्टा T, लेकिन बच्चों T2 और T1 टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ B चाहिए, और वो लाने के लिए बच्चों फिर से ग्राफ में देखेंगे T1 टाइम पर कंसंट्रेशन ग्राफ की जब लाएंगे ग्राफ से तो वो आ जाएगी B1, T2 टाइम पर लाएंगे बच्चों तो वो आ जाएगी B2, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद टाइम बढ़ती है, इसलिए आप देख सकते हैं बच्चों जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो बच्चों यहां हम लिख सकते हैं B2 माइनस B1 मतलब, और इसको सॉल्व करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन तो ये भी पॉजिटिव ही आ जाएगी। तो बच्चों ये क्लियर है सबको? ये तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये जो ग्राफ का क्वेश्चन है बच्चों, एक्चुअल में ये ग्राफ न्यूमेरिकल है। एनसीईआरटी में ये लिखा होगा कि हम डिफरेंट टाइम पर कंसंट्रेशन से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों ये क्लियर है सबको? ये यहां बच्चों हम लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल टाइम। इससे बच्चों हम रेट ऑफ रिएक्शन या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ला सकते हैं। तो बच्चों ये क्लियर है सबको? ये यहां पर ये समझ में आया बच्चों? ये अब ये तो हमने बोला एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब बच्चों सेकंड टाइप की होती है जो हमने बोला वो बच्चों होती है एवरेज। हमने टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हमने बोला दो तरह की ला सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, आर इंस्टेंटेनियस, आर इंस्टेंटेनियस। अब बच्चों इसका नाम ही बता रहा बच्चों, ये ध्यान से पढ़ लीजिए। मुझे पता टाइम होने वाला है लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा तो ये बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसमें, इसलिए अभी बस हमें पढ़ ले बच्चों। ये 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा आपके, लेकिन समझिए ध्यान से, अभी सीरियसली पढ़ लीजिएगा क्योंकि अभी जल्दी हो जाएगा, समझ में भी आपको याद रहेगा, इसलिए ध्यान से देखिए। बच्चों अभी हमने बोला एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड फॉर
पर्टिकुलर टाइम इंटरवल मतलब बच्चों इसमें डेफिनेट टाइम इंटरवल होता है, डेफिनेट टाइम इंटरवल। लेकिन बच्चों जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होती है इसका नाम ही बता रहा है बच्चों, इट इज डिफाइंड फॉर, इट इज डिफाइंड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट और टाइम ऑफ द रिएक्शन, पर्टिकुलर इंस्टेंट और टाइम ऑफ द रिएक्शन, पर्टिकुलर इंस्टेंट और टाइम ऑफ द रिएक्शन। मतलब बच्चों अभी मैंने बोला था आपको जब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होती है तो उसमें आपको बोला था डेफिनेट टाइम इंटरवल देगा, मतलब 10 से 20 मिनट के बीच में, आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर 5 मिनट, मतलब बच्चों एक डेफिनेट टाइम इंटरवल दे रहा था। लेकिन मैं अब आपको क्वेश्चन में बोलूं फाइंड, ये ध्यान सुनिएगा बच्चों, फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन एट 10th मिनट, एट 5th सेकेंड। बच्चों मैं आपको बोल रहा हूं 10th मिनट या 5th सेकेंड, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम दे रहा हूं, मतलब इंस्टेंट दे रहा हूं बच्चों, तो उस पर हम लाएंगे बच्चों टाइम ऑफ रिएक्शन लाएंगे। अब बच्चों इसको लाने के लिए बच्चों हम यूज कैसे करेंगे, जैसे मैं आपको ग्राफ बोलूं बच्चों, अगर रिएक्टेंट और की कंसंट्रेशन और टाइम का ही ग्राफ प्लॉट करूं बच्चों तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम डिक्रीज होती है। लेकिन मैं आपसे पूछूं बच्चों अब फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी मतलब बच्चों मैंने आपको एक डेफिनेट टाइम इंटरवल पर पूछा है। और बच्चों डेफिनेट टाइम इंटरवल हो गया, ये डेफिनेट टाइम इंटरवल है या पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट है, तो ये पर्टिकुलर इंस्टेंट है। और इस पर आप देखेंगे बच्चों तो चेंज इन कंसंट्रेशन, अब आप मुझे बताइए बच्चों यहां पर डेफिनेट टाइम इंटरवल है तो इस पर अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा बच्चों तो इसमें होगा प्लस माइनस, साइन तो यहां भी यूज करेंगे प्लस माइनस। और बच्चों आप देख सकते हैं एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा या नेग्लिजिबल, तो नेग्लिजिबल। और इंस्टेंटेनियस का मतलब हिंदी मीडियम वालों के लिए बोलूं तो बच्चों तात्क्षणिक, अभिक्रिया की दर, एवरेज का मतलब औसत। अब बच्चों यहां पर देख सकते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट हम लाएंगे तो यहां पर पर्टिकुलर पॉइंट पर टाइम इंटरवल नेग्लिजिबल, लेकिन बच्चों जीरो नहीं है, नेग्लिजिबल मतलब कुछ तो वैल्यू है। तो बच्चों इसको हम यहां पर अब मुझे बताइए डेल्टा लिखूंगा या स्मॉल डी, क्योंकि हमने पढ़ा स्मॉल डी वेरी स्मॉल चेंज को बताता है, तो यहां स्मॉल डी लिखेंगे। और बच्चों जब टाइम इंटरवल नेग्लिजिबल है तो कंसंट्रेशन का चेंज भी नेग्लिजिबल। अच्छा बच्चों ये बता दीजिए प्लस माइनस डेल्टा सी बाई डी सी बाई डी टी को ही अगर मैं यहां लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लिख दूं तो बच्चों डेल्टा सी बाई डेल्टा टी जो है उसकी अगर मैं लिमिट डेल्टा सी बाई डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो कर दूं, और डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब है बच्चों कि टाइम इंटरवल नेग्लिजिबल कर दिया, तो टाइम इंटरवल नेग्लिजिबल है तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की जगह इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होती है बच्चों डीसी बाई डी। लेकिन डीसी बाई डी ये लाएंगे कैसे बच्चों, ध्यान से देख लीजिए, 2 मिनट की चीज है। सत्यम बेटा ब्रेक खत्म हो गया, नहीं हुआ है अभी स्टार्ट हुआ है, 5 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपको नेक्स्ट ब्रेक के लिए, इसलिए परेशान मत हो, बस ध्यान से देखिए यहां पर ROR। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है प्लस माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, लेकिन इंस्टेंटेनियस का टाइम रिप्रेजेंटेशन है प्लस माइनस डीसी बाई डी। अब रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में डीसी बाई डी नेगेटिव होगा, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव होगा। सपोज बच्चों जैसे मैं आपको बोलूं हमें रिएक्शन वही मान रहा हूं बच्चों A गिव्स B, इसकी इंस्टेंटेनियस रेट लानी है तो A के रेस्पेक्ट में इंस्टेंटेनियस रेट लिखूंगा तो बच्चों माइनस होगा डी ए बाई डी टी,
इसी तरह से बच्चों बी के रेस्पेक्ट में लिखूंगा इंस्टेंटेनियस रेट, तो वो माइनस की जगह हो जाएगा बच्चों प्लस डीबी बाई डी टी, लेकिन डीसी बाई डी टी से लिखा बच्चों हमने, ये डीसी बाई डी टी से लिखा। अब बच्चों माइनस डी ए बाई डी टी प्लस डीबी बाई डी टी हमने लिखा है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं बच्चों, तो ध्यान रखिएगा जब भी, अब ये थोड़ा सा बेसिक मैथ्स फिजिक्स का आपको ध्यान हो, तो बच्चों ये ध्यान से देखिएगा, ये डीसी बाई डी टी है क्या, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। डीसी बाई डी टी होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और यहां पर हम इसमें जिस भी पॉइंट पर रेट लानी होती है बच्चों, उस पर हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और टेंजेंट की जो स्लोप होती है बच्चों वही हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। यहां पर बच्चों ध्यान से देखिएगा, डीसी बाई डी टी जो है ये है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जब भी हम लाते हैं बच्चों, ये होती है प्लस माइनस डीसी बाई डी टी, और ये प्लस माइनस डीसी बाई डी टी बच्चों एक तरह से डीवाई बाई डी एक्स है, जो होता है बच्चों स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ कर्व, एट एनी पॉइंट ऑफ कर्व। और इस टेंजेंट का अगर एंगल थीटा है तो बच्चों इसी को हम टेन थीटा भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो है हम डायरेक्टली नहीं ला सकते, इसलिए उसको हम लाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, यहां तक जो हमने पढ़ा इसको रिवाइज कीजिएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।